Hello everyone. So this is the third video of our purification of organic compound series. तो इसमें हमने अभी तक देख लिया है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन. अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगेन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में काफी छोटा टॉपिक है बट इससे भी कभी कभार सवाल आ जाता है. एंड क्रोमेटोग्राफी अगेन डिस्टिलेशन की तरह थोड़ा लार्ज इनफ टॉपिक है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी स्कोरिंग और मजा आ जाएगा करने के बाद. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, जैसे कि हम अभी तक वीडियोस में देखते आ रहे हैं. सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर. तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर. कहने का मतलब है कि उनके लिए यूज करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी के मुकाबले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है. ऑल्सो इसमें जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं वो इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विद वाटर. तो कुल मिला के डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर. एंड वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इमिसिबल होना चाहिए पानी में. वही पानी में घुल गया तो क्या करोगे. ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस समझते हैं. प्रोसेस. तो ये देखो, एक्सट्रैक्शन से पहले क्या है, यहाँ पर ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर. एक्वस लेयर का मतलब इन वाटर. ठीक है, तो देन उसके ऊपर तुमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये सॉल्वेंट की लेयर डाल दी. मतलब जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, कोई भी सॉल्वेंट हो. ठीक है, फिर देन तुमने इसे क्या करा, शेक विगरसली, बहुत जोर जोर से हिलाया. उससे क्या हुआ, ये देखो ये लेयर सेपरेट होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सॉल्वेंट लेयर एंड एक्वस लेयर अलग. मतलब पानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड चुरा लिया दूसरे सॉल्वेंट ने. क्यों? क्योंकि दूसरे सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, तो एनसीईआरटी ने ये ऐसे वाटर नीचे और ये सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर बनाया है. तो इससे लोग को लग जाता है कि हमेशा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सॉल्वेंट के लिए ऊपर बनेगी, बट ऐसा नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से नोट कर लो ये बात. कौन सी लेयर ऊपर, कौन सी नीचे, ये सब रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है. रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करता है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसे मन में जरूर रखना. ठीक है, तो प्रोसेस इतना ही है, मतलब वेरी वेरी सिंपल. ये सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है इसका प्रिंसिपल कि सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज कंपेयर टू वाटर. अब इसमें जैसे हम अभी तक वीडियोस में देखते आ रहे हैं ना, हर वीडियो में एक एक इंपॉर्टेंट टर्म देखते आ रहे हैं. सो जैसे हमारी क्रिस्टलाइजेशन की वीडियो में हमने सीडिंग देखी कि इंपॉर्टेंट टर्म, मदर लिकर एक इंपॉर्टेंट टर्म देखी. देन लास्ट डिस्टिलेशन की वीडियो में हमने देखा लाइक कि थ्योरेटिकल प्लेट क्या होती है. ना इस वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मोर ऑफ अ प्रोसेस है ये, दैट इज कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन. तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो सॉल्वेंट में काफी कम सॉल्युबल होता है. तो इन सच केसेस तुम्हें अगर थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो तुम्हें लार्ज क्वांटिटीज चाहिए रहती हैं सॉल्वेंट की.
तो अब ये तो ठीक नहीं है, मतलब लाइक कितना सॉल्वेंट तुम्हें यूज करना पड़ेगा एक छोटी क्वांटिटी के लिए, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट प्रोसेस, राइट? तो उस केसेस में तुम करते हो कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, जिसका क्या मतलब है कि तुम सेम ही सॉल्वेंट को रिपीटेडली यूज करो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन क्या होता है? यूजिंग द सेम सॉल्वेंट repeatedly to extract organic compound। इसकी मोटिवेशन भी याद रखना कि कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कब यूज करते हैं एंड हमें मतलब ये चीज क्यों देखनी पड़ी, व्हाई दिस केम इनटू पिक्चर, व्हेन टू यूज, व्हेन organic compound is less soluble in terms of quantity बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ वाटर के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस soluble in the solvent and large quantity of solvent is required to extract even a little quantity of organic compound। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे भी याद रखो, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड इसे कब यूज करते हैं। सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में यही चीजें कि प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, एंड कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन क्या होती है, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रोमैटोग्राफी। फर्स्ट वीडियो में तुम्हें याद होगा कि हमने देखा था क्रोमैटोग्राफी दो तरह की होती है, एक एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और एक होती है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। एंड फर्दर एड्सॉर्प्शन में भी हमने दो चीजें देखी थी कि एक होती है कॉलम क्रोमैटोग्राफी और एक होती है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी विच इज टीएलसी। तो यहाँ पर भी जैसे हमने डिस्टिलेशन में पूरा टेबल बना के करा था ना, वैसे ही करेंगे ताकि तुम्हें तीनों के डिफरेंसेस याद रहें अच्छे से, क्योंकि लोग क्या होते हैं आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किस लिए यूज कर रहे थे, किसका प्रिंसिपल क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। तो सबसे पहले हम जेनेरिक जो है टर्म सीख लेते हैं क्रोमैटोग्राफी में एंड देन डिफरेंस देखेंगे। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक टिल डेट। इवन तुम्हें पता है, मैंने खुद ने अपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री लैब में ये करा था। लाइक फर्स्ट ईयर में हमको सारी ब्रांचेस के कोर्सेज होते हैं थोड़े थोड़े, तो एक बेसिक केमिस्ट्री लैब थी, तो उसमें भी मैंने खुद ने टीएलसी परफॉर्म करा था एंड इट वाज वंडरफुल कि जो चीज हम जेई में पढ़ते हुए आ रही थी वो खुद से करने को मिली। जब टीएलसी पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगी कि हमने एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्या करा था। उसके अलावा दिस इज यूज टू सेपरेट लिक्विड्स, प्यूरिफाई लिक्विड्स एंड चेक फॉर प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स। तुम्हें याद होगा फर्स्ट वीडियो में जब हमने मोटिवेशन देखी थी तो मैंने बताया था ना कि हम कैसे चेक करते हैं कि प्योर है या फिर इम्प्योर है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें देखा था हमने, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और एक होती है क्रोमैटोग्राफी जो इस चीज के लिए यूज होती है। अब उसके अलावा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, मतलब ये टर्म तो लाइक बेसिस है, हर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में तुम्हें दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। अभी थोड़ा एलियन जैसी टर्म्स लग रही होंगी ये, बट जैसे हम आगे देखेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। अभी बस ऐसे थोड़ा मन में डालो कि ठीक है, ऐसे दो फेजेस होते हैं, एक मोबाइल फेज एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल मतलब मूविंग और स्टेशनरी का मतलब स्टैटिक, है ना?
मोबाइल फेज को हम काफी बार सॉल्वेंट भी रेफर करते हैं। तो मोबाइल फेज क्या हो सकता है? या तो एक सॉल्वेंट हो, सिंगल सॉल्वेंट, या फिर मोबाइल फेज एक सॉल्वेंट हो सकता है एज अ मिक्स ऑफ लिक्विड्स, दैट इज मोर देन वन। या फिर तुम्हारा मोबाइल फेज हो सकता है एक गैस। ठीक है, तो जनरली ऐसे मोबाइल फेज सोच के मन में लिक्विड ही आता है, बट नहीं, गैस भी हो सकती है मोबाइल फेज। ठीक है, तो मोबाइल फेज होता है समथिंग दैट मूव्स विद द सैंपल। अभी तुम्हें हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रही है, बट आई विल से वेट करो। अभी नीचे नीचे जाते हुए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समथिंग दैट मूव्स विद सैंपल। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? समथिंग दैट डज नॉट मूव विद सैंपल। ठीक है, तो कुल मिला के तुम ये याद रखो, मोबाइल फेज वो है जो सैंपल के साथ मूव करे, एंड स्टेशनरी फेज वो जो कि सैंपल के साथ मूव नहीं करे। ठीक है, तो अब हम वापस से टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो ब्रॉडर वे में दो टाइप्स हैं, एक तो है एड्सॉर्प्शन और एक है पार्टीशन बेस्ड। अब ये दोनों डिफर करती है अपने प्रिंसिपल्स में। तो इसका प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो तुम्हारे सैंपल में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर एब्जॉर्प्शन पावर। मतलब बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट। ठीक है, मतलब इसमें हम कुछ एड्सॉर्बेंट्स यूज करेंगे, कुछ ऐसे तरह की चीजें जो अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा रही हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को। एड्सॉर्ब करने का मतलब होता है कि सरफेस तक ही रह रही है। ये मैं बहुत बारी हाईलाइट करती हूँ, एब्सॉर्ब मतलब एकदम अंदर तक जाना। जैसे स्पंज जो है वो पानी एब्सॉर्ब करता है, बट चारकोल वो क्या करता है, उसके सरफेस पे ही रहती हैं चीजें, तो दैट इज एड्सॉर्प्शन। पार्टीशन बेस्ड का प्रिंसिपल क्या होता है? बेस्ड ऑन the extent of solubility in different solvents। तो जैसे ऊपर अभी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में देखा था ना कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूबल होगा एंड वाटर में कम सॉल्यूबल होगा, हम तो यूज करते हैं। तो इसका भी प्रिंसिपल वैसा सा ही है। अभी जब हम आगे देखेंगे तो तुम देखोगे कि एड्सॉर्प्शन में जो फर्दर टाइप होती है टीएलसी, एंड पार्टीशन में जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो काफी सिमिलर लगती है, बट उसमें ये प्रिंसिपल वेरी कर रहा है, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, सो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड नेक्स्ट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, which is the very famous TLC। एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के भी काफी टाइप्स होते हैं, बट हम पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस के लिए क्या रेलेवेंट है? पेपर क्रोमेटोग्राफी।
ठीक है। सो सबसे पहले कॉलम क्रोमैटोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो ये इमेज मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही ली है। तो इसका प्रोसेस समझते हैं। सो पहली चीज तो ये है सॉल्वेंट, विच इज द मोबाइल फेज, जो हमने ऊपर डिस्कस करा था। तो तुम्हारा जो सैंपल है, सैंपल यानी कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ये है सैंपल। अब जो टर्म्स ऊपर पड़ी थी ना, मैं तुम्हें पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि वो टर्म्स इन सब मेथड्स में कहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम। एंड ये है एड्सॉर्बेंट, जो कि स्टेशनरी फेज इन्होंने मेंशन करा हुआ है। एंड ये ग्लास वूल तो बस लाइक इसे यहाँ पे स्टॉप करके रखने के लिए एड्सॉर्बेंट को। ठीक है। सो प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस समझते हैं। व्हाट इज हैपनिंग। सो पहली चीज तो सबसे ऊपर सॉल्वेंट दिख रहा है ना। सो विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, अवर सैंपल, सैंपल समझ गए ना, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट्स मूविंग डाउन थ्रू द adsorbent, which is the stationary phase। ठीक है। तो ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो तुम कि इसके थ्रू यहाँ पर ये सारा नीचे से जाते जा रहा है ना। अब देखो, अ, जो एड्सॉर्बेंट है तुम्हारा, अब वो ए बी सी में से किसी को ज्यादा जल्दी एड्सॉर्ब कर पा रहा है ना। होता है ना कि जैसे उनमें इंटरेक्शन ज्यादा है, वो जल्दी तुमने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे कोई जल्दी बॉन्ड बना पा रहा है या फिर कोई जल्दी रिएक्ट कर पा रहा है, तो वैसे ही होता है कि कोई जल्दी किसी को एड्सॉर्ब कर पा रहा है। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री का जिसे थोड़ा आइडिया होगा उसे पता होगा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट होता है एड्सॉर्प्शन का। तो तुम देखो, यहाँ पर ए सबसे पहले एड्सॉर्ब हो गया। अब तुम देखो ना, मैं एक एड्सॉर्बेंट हूँ मान लो, तो मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। मैं किसको सबसे पहले एड्सॉर्ब करूंगा? जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्बेंट है मुझ में, मतलब जिससे मेरी इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी होगी, मैं उसे पहले एड्सॉर्ब करूंगी ना। तो पहले ए हुआ, फिर ए खत्म हो गया, बी और सी में कंपटीशन है, तो फिर बी हुआ, फिर सी हुआ। तो इस लॉजिक से तुम खुद बताओ कि मोस्ट एड्सॉर्ब्ड कौन सा है कंपाउंड ए बी सी में से, जो पहले सबसे एड्सॉर्ब हुए, जो सबसे बाद में। सो ए जो तुम्हारा है वो मोस्ट एड्सॉर्ब, मतलब कोई तुम्हें पूछे ना कि फॉर दिस एड्सॉर्बेंट हमें कॉलम क्रोमैटोग्राफी के रिजल्ट्स ये मिले, तो बताओ कि जो एड्सॉर्बेंट है वो सबसे जल्दी किसे एड्सॉर्ब कर पा रहा है। सो दैट इज ए। एंड सी जो है वो लीस्ट एड्सॉर्ब्ड है। लीस्ट एड्सॉर्ब्ड। ठीक है। अब मैं बार बार एड्सॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट बोल रही हूँ, तो एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं वो देखो। पर्टिकुलरली कॉलम क्रोमैटोग्राफी में हम एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं एज सिलिका जेल या एल्यूमिना। ठीक है। सिलिका जेल और एल्यूमिना, ये एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं। मोर ओवर टीएलसी में भी हम सिलिका जेल यूज करते हैं, ये वहां पे देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ये कुछ इमेज देके भी वो पूछ सकते हैं कि इनका एड्सॉर्ब होने का तुम ऑर्डर बताओ कि कौन किस ऑर्डर में एड्सॉर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले ए, देन बी, देन सी एड्सॉर्ब हो रहा है।
तो ठीक है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी हो गई। अब हम देखते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो चलो पहले इसका प्रोसेस समझते हैं। सो ये डायग्राम देखो, कुछ ऐसा परफॉर्म करना है। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में हम यूज करते हैं टीएलसी प्लेट। तो वो क्या होती है, उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। वी यूज टीएलसी प्लेट, इसको क्रोमा प्लेट भी बोलते हैं। क्रोमा प्लेट कोटेड विद सिलिका स्लरी। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखो। तो ये है टीएलसी प्लेट। ठीक है, अब इसमें तुम कर रहे हो कोटिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोटिंग कर दे रहे हो। ऐसे हर जगह तुमने कोटिंग कर दी फ्रंट सरफेस पे। तो ये तुम्हारी ग्लास प्लेट थी, इस पे तुमने कोटिंग कर दी सिलिका की। और ये कितनी थिक होती है, ये जो कोटिंग होती है, दिस इज 0.2 mm थिक कोटिंग करते हो तुम इस स्लरी की। एक चीज बता देती हूँ, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में तुम्हें ये 2 नंबर बहुत जगह दिखेगा। जैसे यहाँ पे 0.2 mm थिक कोटिंग है ना, अभी एक और जगह पे भी 2 का रोल आएगा। तो टीएलसी प्लेट क्या होती है, एक ग्लास प्लेट जिसपे सिलिका स्लरी की कोटिंग होती है, और वो कोटिंग जो है वो 0.2 mm थिक कोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टीएलसी प्लेट तुम्हारे पास बन जाती है। देन उसके बाद क्या करते हो, दिस इज बेसिकली स्टेप 1। टीएलसी प्लेट फॉर्मेशन। देन उसके बाद है स्टेप 2, विच इज मार्किंग। तो ये तुम्हारी टीएलसी प्लेट है, इसमें तुम क्या करते हो, बेस लाइन बनाते हो। तो इसका ये जो बॉटम पार्ट है, इससे 2 सेंटीमीटर अप जाते हो, और तुम पेंसिल से एक मार्किंग करते हो फॉर बेस लाइन। इसको बोलते हैं बेस लाइन। अब जैसे मैंने बताया ना, मैंने खुद ने भी एक्सपेरिमेंट करा था। तो हम पेंसिल से इसलिए करते हैं क्योंकि तुम देखो कि अगर तुम पेन से मार्किंग करते ना, तो जब सॉल्वेंट ऊपर राइज करता, तो यहाँ पर उसकी इंक फैल जाती, फिर तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कौन सा सैंपल की डॉट है और कौन से तुम्हारे इंक की वजह से स्पॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड फिर इसके बाद तुम क्या करते हो, बेस लाइन पे स्पॉट डालते हो सैंपल का। तो यहाँ पर तुमने सैंपल का स्पॉट लगा दिया, सैंपल डॉट। ठीक है, तो मार्किंग हो गई, एंड सैंपल पे डॉट, सैंपल का डॉट तुमने यहाँ पे लगा दिया।
मार्किंग एंड सैंपल डॉट। तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप ये है, दिस इज स्टेप 3। तुम्हें ये सब सिस्टम जो है एक जार में रख देना है। यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तुम्हारा मोबाइल फेस, हमने जैसे पहले डिस्कस करा। एक और इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल फेस को इधर इल्यूएंट भी बोल देते हैं, सिर्फ टीएलसी में बोलते हैं इल्यूएंट, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये सॉल्वेंट तुम्हारा ऊपर राइज करने लगेगा, और सॉल्वेंट के साथ सैंपल डॉट मिलके वो भी ऊपर राइज करने लग जाएगी। बट ऐसा हो सकता है ना कि वो एड्सॉर्ब जल्दी हो जा रहा हो, सॉल्वेंट के साथ ऊपर नहीं जा पाएगा वो, फिर तो इसीलिए सॉल्वेंट यहाँ तक चला गया बट स्पॉट यहीं पे रह गई। तो ये हमारा क्रोमैटोग्राफ मिल गया, हमें इसे बोलते हैं क्रोमैटोग्राफ। बेसिकली जो टीएलसी के एंड में हमें मिलता है ना, उसे बोलते हैं क्रोमैटोग्राफ। तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वापस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है जिसमें कुछ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ। तो आरएफ क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय substance, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बेस लाइन। तुम्हें क्या है, वो हो सकता है यहां से डिस्टेंस बता दे, तुम ध्यान रखना हमेशा बेस लाइन से डिस्टेंस लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय substance, सॉरी, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। तो यहाँ पर तुम्हारा आरएफ क्या आ गया, इस डायग्राम में देख के बताओ। सब्सटेंस ने मूव करा एक्स फ्रॉम बेस लाइन, और यहाँ पर सॉल्वेंट ने मूव करा वाई, तो दैट इज एक्स बाय वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पीवाई क्यू करेंगे ना, तुम देखोगे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टीएलसी, ठीक है। एंड अब उसके अलावा हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो कि ये स्पॉट आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे तुम। जैसे यहाँ पर अगर डायरेक्टली कलर स्पॉट है तो दिख गया, व्हाट इफ स्पॉट ही नहीं दिख रहा है? तो जैसे जो मैंने भी लैब में एक्सपेरिमेंट करा था, वो कलरलेस कलरलेस था सैंपल जो था, अब वो कितना ऊपर गया मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो देखते हैं। व्हाट टू डू इफ सैंपल इज कलरलेस। जो तुम्हारा कंपाउंड है वो कलरलेस है तो क्या करोगे? तो तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज प्लेस प्लेट अंडर यूवी लाइट if compound shows fluorescence in it। तो बेसिकली यूवी लाइट के नीचे अगर रख के कंपाउंड जो है वो फ्लोरेसेंस शो करता है, तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ एग्जैक्टली इस जगह पे कंपाउंड है, तो तुम्हारा काम हो गया। अब व्हाट इफ नहीं करता है, तो तुम क्या कर सकते हो, पुट इट इन हाई टू क्रिस्टल्स के जार में। इफ कंपाउंड एड्सॉर्ब I2। तो कभी कभार क्या होता है, ऐसे ब्राउन स्पॉट मिल जाता है हमें उसके जार में रख के जब शेक करते हैं उसके बाद। तो थर्ड वन इज इफ कंपाउंड इज एन अमीनो एसिड। कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट हो सकता है हमने कंपाउंड पे करे और हमें पता हो कि ये एक अमीनो एसिड है,
और यही वाला भी हमने अपने कॉलेज में लैब में करा था। देन स्प्रे निनहाइड्रन सॉल्यूशन। ये पूछ सकते हैं कि टीएलसी में यू हैव अ कलरलेस कंपाउंड विच इज एन अमीनो एसिड, तो क्या करना चाहिए टू मेक दैट स्पॉट विजिबल। तो उस पे स्प्रे कर दो निनहाइड्रन सॉल्यूशन। दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसे याद रखो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टीएलसी। अब हम देखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, स्पेसिफिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो नेक्स्ट वी सी partition chromatography, specifically paper chromatography। सो ये काफी सिमिलर है टीएलसी के इन टर्म्स ऑफ दिखने में। तो काइंड ऑफ जो तुम्हारा सेटअप है, सेटअप इज सिमिलर टू टीएलसी। एंड अभी जब मैं बताऊंगी ना कि इसमें क्या यूज कर रहे, तो तुम तो बोलोगे कि ये तो एकदम ही टीएलसी जैसा है, फिर ये डिफरेंट कैसे हुआ। तो इसमें बात ये कि अम, इसके डिफरेंसेस देखो तुम, डिफरेंसेस विद टीएलसी, तुम्हें समझ आ जाएगा इधर डिफरेंस क्या है। पहली चीज, इंस्टेड ऑफ टीएलसी प्लेट अ स्पेशल पेपर इज यूज। उधर तो ग्लास प्लेट थी, इधर एक स्पेशल पेपर यूज हो रहा है। अ स्पेशल पेपर इज यूज नोन एज क्रोमैटोग्राफी पेपर। उधर क्रोमैटोग्राफी प्लेट थी, इधर क्रोमैटोग्राफी पेपर यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी पेपर? आई शुड से दिस इज अ special quality paper in which water is trapped, which acts as a stationary phase। अभी तुमने देखा था ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दोनों में ही तुम्हारा सिलिका या फिर एल्यूमिना जो है वो यूज होता है एज एन एड्सॉर्बेंट, और वो काम कर देते हैं एज स्टेशनरी फेज। बट इधर टिपिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी में तुम्हारा वाटर यूज हो रहा है एज स्टेशनरी फेज। तो पहला डिफरेंस तो ये है। देन दूसरा सबसे मेन डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। तो जैसे कि ऊपर भी बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशंस, जिसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इन एक्वस फेज, यानी कि हमारे पानी में सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, उससे चीजों में फर्क आ रहा है। सो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर राइज करेगा, ये तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंसेस हैं उस सैंपल में, उस स्पॉट में, तो वो क्या है, वो उसके साथ ऊपर जाते जाएंगे। बट जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पानी के साथ ज्यादा रहना चाहेंगे, तो वो उतना ऊपर नहीं जाएंगे। तो बेस्ड ऑन पोलैरिटी इसका डिफरेंस है एक तरह से। सो टीएलसी में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट इज द बेसिस, वेयर एज पेपर क्रोमेटोग्राफी में
सॉल्युबिलिटी एक्सटेंट होता है। और यहाँ पर तो क्योंकि एक पोलर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसे पोलैरिटी एक्सटेंट भी बोल सकते हो। ये दो ही मेजर डिफरेंस है, बाकी उसके अलावा सब सेम है कि तुम 2 सेंटीमीटर ऊपर बेस लाइन बनाते हो, स्पॉट लगाते हो, सैंपल के एक डॉट लगा दिए, देन वो ऊपर मूव करता है। तो इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये तुम्हारा क्रोमेटोग्राफ मिला तुम्हें लेट से एंड में, जिसमें एक स्पॉट इधर है, एक स्पॉट इधर है, और एक स्पॉट इधर है लेट से, और ये तुम्हारी बेस लाइन है। ठीक है, ये मान लो ये बेस लाइन है। सो सॉल्वेंट तुम्हारा लेट से यहाँ तक गया। तो अब तुमसे पूछ रहे हैं कि विच इज द मोस्ट पोलर। मान लो इन्हें तुमने मार्क कर दिया A B C। तो तुम क्या देखोगे कि अच्छा तुम्हारा सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर था, एंड जो तुम्हारा स्टेशनरी फेज यानी कि जो पेपर के अंदर पानी था वो तुम्हारा पोलर था। तो ए को सॉल्वेंट ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाया, बी को ए से ज्यादा और सी को सबसे ज्यादा ले जा पाया। तो नॉन पोलर के आपस में अच्छे रिलेशंस होंगे एंड पोलर पोलर के अच्छे रिलेशंस होंगे। सॉल्वेंट क्योंकि नॉन पोलर है तो यानी कि उसके सी के सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशंस है। वेयरएज ए को नहीं ले जा पाया, ए पानी के साथ ही रहा मेजरली, तो वो क्या है, वो पोलर ज्यादा होगा। तो इस वजह से आंसर है ए। सो यहाँ पे अगर कोई तुमसे पोलैरिटी का ऑर्डर पूछे, सो दैट इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। इंटरेस्टिंग राइट। तो तुम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बता रहे थे, बट यहाँ पर तुम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी बताते हो। एंड जब तुम पर्टिकुलरली पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हो तो उसमें वो एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी बन जाता है एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। तो मैंने ये काफी डिटेल में और अच्छे से चीजें समझाई हैं। बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा होता है, एंड तुम जब इसके एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तब भी तुम्हें लगेगा कि काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वहां पर इतने डिटेल में डिफरेंस इतना इलाबोरेट नहीं करा है। आई होप दिस वॉज क्लियर। फिर भी एक बार और क्लियर करने के लिए मैं जो डिफरेंस है वो एक्सप्लिसिटली नीचे भी लिख देती हूँ। आई वुड से कि ये वीडियो तुम एक और बार देख लेना, तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। तो बस एक बार लास्ट में डिफरेंस टेबल देख लेते हैं। कॉलम, टीएलसी और पेपर। पहली चीज तो ये एड्सॉर्बेंट कैटेगरी में है दोनों, और ये है पार्टीशन में। इधर हम मोबाइल मोबाइल फेज या तो यूज करते हैं टर्म, या फिर सॉल्वेंट यूज करते हैं। इधर मोबाइल फेज, सॉल्वेंट, ये सब तो यूज कर ही सकते हो। उसके अलावा एक और टर्म होती है इल्यूएंट। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज, सॉल्वेंट, या रेयरली इल्यूएंट यहाँ भी यूज कर लेते हो। देन यहाँ पर एड्सॉर्बेंट क्या क्या यूज होते हैं, एल्यूमिना और सिलिका जेल। मैं उतना ही बता रही हूँ जितना एनसीईआरटी में है रिगार्डिंग दिस मटेरियल। मतलब ऊपर तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जो पता होनी चाहिए डिफरेंसेस वगैरह पॉइंट आउट करते हुए। और यहाँ पर टीएलसी में यूज होती है सिलिका स्लरी, और यहाँ इसमें
वाटर। सो थर्ड पॉइंट इज बेसिकली स्टेशनरी फेज का यूज कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है कि शोज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। टीएलसी में भी तुम्हें मिलता है शोज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में तुम्हें मिलता है शोज एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। और जैसे पहले बात करी, पेपर की बात कर रहे हैं इसीलिए पोलैरिटी। टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी नियरली सेम है। जैसे टीएलसी पे क्वेश्चन दे सकते हैं वो तुम्हें रिटार्डेशन फैक्टर के या फिर स्पॉट आइडेंटिफिकेशन की, वैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी सेम चीज लगती है। बस याद रखना पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल का अंतर है टीएलसी से, एंड जो मटेरियल यूज कर रहे हैं मतलब स्टेशनरी फेज का अंतर है। लाइक टीएलसी में टीएलसी प्लेट यूज हो रही है, विद पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। सो हमने डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से देखना शुरू करा। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, एंड जो तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इमिसिबल होना चाहिए विद वाटर। एंड उसका प्रोसेस हमने देखा कि ऐसे सॉल्वेंट की लेयर होती है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्वस लेयर होती है। शेक करते हो तो लेयर सेपरेट आउट हो जाती है, एंड ऊपर नीचे लेयर होती है बेस्ड ऑन रिलेटिव डेंसिटी। एंड फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, जो होती है कि सॉल्वेंट को रिपीटेडली यूज करो टू एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तब यूज होता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस सोल्यूबल हो सॉल्वेंट में, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इवन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने देखा क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें मतलब देखा कि ये किस लिए यूज होती है। सो दिस इज यूज टू सेपरेट लिक्विड्स, प्यूरिफाई लिक्विड्स एंड चेक फॉर द प्योरिटी। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, जो आई थिंक अभी तक एकदम क्लियर हो गया होगा। मोबाइल फेज वो जो सैंपल के साथ मूव करता है, एंड स्टेशनरी फेज वो जो सैंपल के साथ मूव नहीं करता। क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स होती हैं, बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन है और दूसरी पार्टीशन बेस्ड है जो सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड है। देन एड्सॉर्प्शन में फर्दर दो टाइप्स है, कॉलम एंड थिन लेयर, वेयर एज पार्टीशन में काफी टाइप्स है बट वील सी पेपर वन ओनली। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये पूरा प्रोसेस होता है, ये मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर ही दिया था। एंड देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी प्लेट कैसे बनती है, देन मार्किंग करते हो तुम, देन प्रोसेस क्या होता है, एंड उसके बाद क्रोमेटोग्राफ जो मिलता है उसमें तुम आरएफ कैलकुलेट करते हो, एंड व्हाट इफ स्पॉट कलरलेस हो तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो, वो सब देखा। एंड देन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा कि सब कुछ टीएलसी जैसा ही है, बस डिफरेंसेस क्या है कि टीएलसी प्लेट की बजाय क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज कर रहे हो, जो एक स्पेशल पेपर है जिसमें वाटर ट्रैप्ड होता है और वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है, एंड प्रिंसिपल डिफरेंट है। एंड उसके अलावा हमने देखा कि ऐसे तुम्हें अगर डायग्राम दे दे और पूछ ले कि मोस्ट पोलर कौन सा है, तो वो होगा ए, एंड मोस्ट नॉन पोलर इज सी। ये है पोलैरिटी ऑर्डर। फिर लास्ट में डिफरेंस टेबल भी देख लिया कि कॉलम एंड टीएलसी जो है वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, विद पेपर वन इज पार्टीशन। सबके मोबाइल फेज देख लिए कि मोबाइल फेज को सॉल्वेंट बोल देते हैं कॉलम में, बट इल्यूएंट भी बोल देते हैं टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी में। स्टेशनरी फेज क्या क्या होते हैं वो देख लिए, एंड देन देखा कि प्रिंसिपल क्या है तीनों में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वाज वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मेक श्योर टू वॉच दैट, ठीक है। थैंक यू।